दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स और द हिंदू में ही छपी खबर बैन ऑन प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक गुड्स फ्रॉम जुलाई 2022 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। प्लास्टिक अपशिष्ट, चुनौती एवं समाधान। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में धड़ल्ले से करते आए हैं। प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल से ही आज पर्यावरण खतरे में है। दुनिया भर में हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक ने जहां एक तरफ जीवन को सुगम बनाया है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए कई खतरे भी पैदा किए हैं। आज बेशक हम प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्लास्टिक की ये दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही खतरनाक और जानलेवा भी है। पर्यावरण से लेकर पारिस्थितिकी तक के लिए यह प्लास्टिक एक गंभीर संकट बन चुका है। जमीन से लेकर समुद्र तक प्लास्टिक के दुष्प्रभाव अब साफ तौर पर दिखने लगे हैं। इसका सबसे बुरा असर जीव जंतुओं, खासकर समुद्री जीवों पर पड़ रहा है। अगर प्लास्टिक का सही से निपटारा नहीं किया गया तो 2050 तक हमारे आसपास अरबों टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। प्लास्टिक का बढ़ता प्रयोग आधुनिक विकास के लिए समस्या खड़ी कर रहा है। बीते 50 सालों में जहां प्लास्टिक का उपयोग लगभग दोगुना हो चुका है, वहीं आने वाले केवल 20 सालों में ही यह और दोगुना हो सकता है। आज सारी दुनिया प्लास्टिक से निजात पाना चाहती है और इसे नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी क्रम में भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। इस नियम का मकसद 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ऐसे में हम इस आर्टिकल के जरिए इस नियम में कही गई बातों को विस्तार से समझेंगे। साथ ही प्लास्टिक कचरे से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और इसके निपटान की दिशा में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरा क्या है। दरअसल प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। 1856 में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पार्किस ने जिस प्लास्टिक की खोज की थी, उसे आज हम सेल्यूलॉइड के नाम से जानते हैं। प्लास्टिक के ही एक रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी को पहली बार 1838 से 1872 के बीच पॉलीमराइज किया गया था। 1907 में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब बेल्जियम अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने दुनिया के पहले वास्तविक सिंथेटिक का निर्माण किया, जिसे बैकेलाइट कहा जाता है। बैकेलाइट को फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल जैसे केमिकल्स का उपयोग करके बनाया जाता है। प्लास्टिक को आमतौर पर दो भागों में बांटा जाता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और इन्हें मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। इसके अंतर्गत पॉलीथीन टेरेफ्थलेट यानी पीईटीई और पीईटी, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन यानी एचडीपीई, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, कम घनत्व वाली पॉलीथीन यानी एलडीपीई, पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी, पॉलीस्टाइनिन या स्टायरोफोम यानी पीएस और पॉलीस्टाइनिन या स्टायरोफोम यानी पीएस जैसे प्लास्टिक शामिल हैं। थर्मोसेट अथवा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर ठोस हो जाते हैं और जिन्हें रीमोल्ड अथवा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत शीट मोल्डिंग कंपाउंड यानी एसएमसी, फाइबर प्रबलित प्लास्टिक यानी एफआरपी और बैकेलाइट जैसे प्लास्टिक शामिल हैं। अन्य तरह की प्लास्टिक में पॉलीकार्बोनेट, पॉलीलैक्टाइड, एक्रेलिक, एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन, स्टाइरीन, फाइबर ग्लास और नायलॉन आते हैं। अब सवाल है कि प्लास्टिक कचरा क्या है। दरअसल प्लास्टिक कचरे को अन्य शब्दों में प्लास्टिक प्रदूषण भी कहा जा सकता है। जब प्लास्टिक की उपयोगिता समाप्त होने के बाद उसे फेंक दिया जाता है तो उसे प्लास्टिक कचरा कहते हैं। पृथ्वी के पर्यावरण में प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे प्लास्टिक की बोतलें, थैले इत्यादि का ऐसा संचय जो वन्यजीवों के आवास और मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, प्लास्टिक कचरा कहलाती हैं। इसे प्लास्टिक की उस मात्रा से भी संदर्भित किया जा सकता है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता या फिर जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अधिकांश प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें लैंडफिल करके समाप्त कर दिया जाता है अथवा डंपिंग साइटों में फेंक दिया जाता है। यूके जैसे देश की ही बात करें तो वह हर साल लगभग 50 टन से भी अधिक प्लास्टिक की खपत करता है।
लेकिन इसके केवल 1/4 प्लास्टिक को ही रिसाइकल किया जाता है, यानी बाकी का प्लास्टिक कचरे के रूप में सामने आता है। प्लास्टिक प्रदूषण से जुड़ा एक अन्य शब्द प्लास्टिक माइक्रोबीड्स भी है, जो आजकल एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। प्लास्टिक माइक्रोबीड्स आमतौर पर फेशियल स्क्रब, टूथपेस्ट और शावर जेल जैसे टॉयलेटरीज में पाए जाते हैं। दरअसल माइक्रोबीड्स 5 मिलीमीटर या इससे कम आकार के प्लास्टिक के अंश या रेशे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीवेज उपचार के दौरान पकड़ा नहीं जा सकता, लिहाजा इसे समुद्रों में ही छोड़ दिया जाता है, जहां ये जहरीले रसायन समुद्री जीवन पर कहर बरपा रहे हैं और समुद्री जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। अब यहाँ सवाल यह है कि प्लास्टिक कचरा आज वैश्विक समस्या कैसे बन गया है। 1856 में अपनी खोज के 150 सालों बाद यही प्लास्टिक मानव और पर्यावरण के लिए अभिशाप बन गया है। दरअसल प्लास्टिक एक किफ़ायती, टिकाऊ और आसानी से मिल सकने वाली सामग्री है। इसी वजह से 20वीं शताब्दी से हमने प्लास्टिक का उपयोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह करना शुरू कर दिया है कि वह आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन प्लास्टिक के उपयोग से कई गंभीर समस्याओं का भी जन्म हुआ है। बता दें कि प्लास्टिक के एक छोटे से पॉलीथीन थैले को भी पूरी तरह नष्ट होने में हजारों साल लग जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने में जिन केमिकल्स का उपयोग किया जाता है वे काफ़ी जहरीले होते हैं। इनमें जाइलेन, एथिलीन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे खतरनाक रसायन शामिल हैं। ये रसायन मानव जीवन, पशुओं, वनस्पतियों और अन्य सभी पर्यावरणीय घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आज हम प्लास्टिक कचरे को धड़ल्ले से समुद्रों अथवा नदियों में बहा रहे हैं। इससे समुद्र और नदियों की पारिस्थितिकी को खासा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे को खुले में फेंक दिया जाता है, जो हमें कूड़े के ढेर के रूप में कई जगहों पर देखने को मिलता है। कुछ इसी तरह का हाल हमें कई बड़े और विकसित देशों में देखने को मिलता है। अधिकांश प्लास्टिक कचरे नदियों के जरिए सागरों, महासागरों में बहाए जाते हैं। बता दें कि नाइजर, नील, सिंधु, मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेकोंग, झुजियांग, चांगजियांग, हुआंगही, हैही और अमूर नदी दुनिया की ऐसी 10 नदियां हैं जो 90% से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्रों में बहाती हैं। एक अन्य समस्या प्लास्टिक की उस मात्रा को लेकर है जो यूरोप, अमेरिका और जापान से विकासशील देशों को निर्यात की जाती है। विकासशील देशों में विकसित देशों के बरक्स रिसाइकलिंग की उतनी बेहतर सुविधा नहीं है। प्लास्टिक को वातावरण में खुला फेंकने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। महासागरों में हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक बहाया अथवा फेंका जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह आंकड़ा 2025 तक लगभग दोगुना हो सकता है। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि 2050 तक महासागरों में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक की संख्या अधिक होगी। गौरतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समुद्री धाराओं के खिंचाव की वजह से प्लास्टिक कचरे समुद्र के केंद्र की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। इससे समुद्र में प्लास्टिक के विशाल गियर विकसित हो रहे हैं। इस तरह का सबसे बड़ा गियर उत्तरी प्रशांत में हवाई और कैलिफोर्निया के बीच है, जिसमें प्लास्टिक के लगभग 1.8 ट्रिलियन टुकड़े मौजूद हैं। समुद्रों में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्री जीवों द्वारा निगल लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 800 प्रजातियां समुद्री मलबे से प्रभावित होती हैं। इस मलबे का 80% हिस्सा प्लास्टिक कचरे का होता है। समुद्री कछुए जैसे कई समुद्री जीव प्लास्टिक के टुकड़ों को निगलने की वजह से जान गंवा बैठते हैं। इनके अलावा जमीन पर रहने वाले जीव भी प्लास्टिक आदि को निगलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। गायों और अन्य घुमंतू जानवरों के मामले में हमें अक्सर यह देखने को मिला है कि वे सड़कों पर मरे हुए मिलते हैं। जब उनका इलाज या मौत के कारणों का पता लगाया जाता है तो उनके पेट में पॉलीथीन का ढेर निकलता है। दरअसल होता यह है कि खाने की तलाश में घूम रही गायें सब्जी के छिलके व भोजन के वेस्टेज को खाने की जुगत में पॉलीथीन भी खा जाती हैं। ऐसे में ये गायें कई किलो पॉलीथीन अपने पेट में जमा कर लेती हैं, जो उनकी मौत का कारण बनती हैं। बात करें बीते 2 सालों की, तो कोरोना महामारी ने भी प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब वह चाहे सिंगल यूज सर्जिकल मास्क हों, ग्लव्स हों या फिर PPE किट हों, इन्हें खुले कूड़े के ढेर अथवा अस्पतालों के आसपास फेंक दिया जाता है। कई दफ़ा मास्क आपस में इतने उलझ जाते हैं कि जाल जैसे हो जाते हैं और जीव जंतु इसमें फंस जाते हैं। कई बार ये आग लगने का कारण भी बनते हैं। इन्हें बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कई टुकड़ों में बिखर सकते हैं। ऐसे में समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक और बढ़ सकता है। समुद्र में प्लास्टिक के बढ़ने का सीधा असर फूड चेन पर पड़ता है। ऐसे में सी फूड्स
मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लास्टिक कचरा दुनिया भर के लिए एक चुनौती बन चुका है, जिससे अब भारत भी अछूता नहीं है। ऐसे में हमें समझना होगा कि प्लास्टिक कचरा भारत को किस तरह प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में 15वें पायदान पर है। वहीं सबसे बड़ी आबादी के साथ चीन दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील और जापान शीर्ष 5 ऐसे देशों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करते हैं। वहीं भारत के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष 5 प्लास्टिक कचरा उत्पादक राज्य हैं। 1996 में जहां भारत 61,000 टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन सालाना किया करता था, वहीं 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,78,00,000 टन सालाना हो गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साल 2017-18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल लगभग 9.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है। प्रतिदिन के हिसाब से यह उत्पादन लगभग 26,000 टन का है। इसमें से लगभग 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे को ही प्रतिवर्ष रिसाइकिल किया जाता है और हर साल लगभग 3.8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे को खुले में अथवा समुद्र में फेंक दिया जाता है। रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक के 60% में से 70% रजिस्टर्ड फैसिलिटीज़ में, 20% असंगठित क्षेत्र द्वारा और 10% प्लास्टिक को घर पर ही रिसाइकिल कर दिया जाता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में भारत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ 50% प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल के बाद कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं। कुछ प्लास्टिक कचरे को जला दिया जाता है। इससे उठने वाला धुआं मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। प्लास्टिक के जलने से फ्लेम रिटार्डेंट्स के एक वर्ग का निर्माण होता है जिसे हैलोजन कहा जाता है। इन हानिकारक रसायनों को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण माना जाता है। इनमें कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, अंतःस्रावी व्यवधान यानी एंडोक्राइन डिसरप्शन, बर्थ डिफेक्ट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव डैमेज, इम्यून डैमेज, अस्थमा और मल्टीपल ऑर्गन डैमेज इत्यादि शामिल हैं। इन्हीं सब गंभीर समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने बीते दिनों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक नियम को अधिसूचित किया है। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 में क्या कुछ बातें कही गई हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बीते दिनों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। यह नियम स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इस नियम के जरिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया गया है। नया नियम साल 2022 तक कम उपयोगिता और कचरे का रूप धारण करने वाले एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है। इस नियम के तहत 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन समेत अन्य कई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। इन वस्तुओं में प्लास्टिक के ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, सजावट के लिए थर्मोकोल इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों में की जाने वाली पैकिंग, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 10 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या फिर पीवीसी बैनर इत्यादि जैसी वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की वजह से फैलने वाले कचरे को रोकने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई को 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया जाएगा और फिर बाद में 31 दिसंबर 2022 से इसकी मोटाई 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। ऐसा करने का मकसद यह है कि अगर प्लास्टिक के इन कैरी बैग्स की मोटाई बढ़ा दी जाएगी तो ये बैग फेंकने की बजाय दोबारा उपयोग में लाए जा सकेंगे। सरकार का कहना है कि भारत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की वजह से होने वाला प्रदूषण सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन गया है। साल 2019 में आयोजित चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी UNEA 4 में भारत ने इस प्रदूषण से निपटने से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया था।
यह प्रस्ताव वैश्विक समुदाय के सामने इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल जरूरत को देखते हुए पेश किया गया था। UNEA4 में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक अहम कदम था। 2022 तक सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लेने के लिए 2018 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया था। प्लास्टिक अपशिष्ट पर अंकुश लगाने के लिए भारत स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, प्रोजेक्ट रीप्लान, अनप्लास्टिक कलेक्टिव और ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जैसी अहम पहलों पर काम कर रहा है। प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश है। लिहाजा कहा जा सकता है कि प्लास्टिक कचरे के निपटान की दिशा में भारत प्रयासरत है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह। प्लास्टिक बैग उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय तो हैं, लेकिन ये हानिकारक भी हैं। ऐसे में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना सरकार का सराहनीय कदम है। साथ ही हमें मल्टीलेयर पैकेजिंग, ब्रेड बैग, फूड रैप और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग जैसे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपभोग में भी कमी लानी होगी। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी हद तक प्लास्टिक कचरे पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा हमें वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक का विकल्प खोजना होगा। मसलन प्लेट, कटलरी और कपों इत्यादि के लिए प्रमाणित जैव निम्नीकृत और कंपोस्टेबल विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्लास्टिक के कैरी बैग्स को कपड़ों के थैलों, जूट बैग्स और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे विकल्पों से बदलने की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा प्लास्टिक माइक्रोबीड्स और माइक्रो प्लास्टिक वाले उत्पादों पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाना होगा। यूके ने जुलाई 2018 में प्लास्टिक माइक्रोबीड्स वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों ने पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में माइक्रोबीड्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और स्वीडन जैसे देशों ने ऐसे उत्पादों के उपयोग को समाप्त करने और उन्हें अन्य विकल्पों के साथ बदलने की दिशा में कदम उठाए हैं। भारत सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार को ऐसे उद्योग धंधों पर नकेल कसने की जरूरत है जो पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में माइक्रो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इन उद्योग धंधों को स्वेच्छा से पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर एक लेबल लगाना शुरू करना चाहिए, जिसमें उनके उत्पादों में माइक्रो प्लास्टिक के उपयोग की जानकारी दी गई हो। यह उपभोक्ता को माइक्रो प्लास्टिक के प्रभाव से पर्यावरण को मुक्त रखने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को भी ऐसे उत्पादों की खरीद करते समय सचेत रहना होगा। साथ ही हमें इसके प्राकृतिक विकल्पों की भी तलाश करनी होगी। इन सब के अलावा शहरों में कचरे की रिसाइकलिंग को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। इसमें शहर के नगरपालिका अधिकारी की भूमिका अहम हो जाती है। गौरतलब है कि माइक्रो प्लास्टिक पहले से ही खाद्य श्रृंखला में पाया जाता है, लिहाजा सरकारों को इसे रोकने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। इसके अलावा हमें खाद्य अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग करने की दिशा में भी काम करना होगा, ताकि घुमंतू जानवर जानलेवा प्लास्टिक को न खा पाएं। कचरा प्रबंधन के लिए हमें 4R तकनीक पर काम करना होगा। इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी शामिल हैं। रिड्यूस के तहत प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम करने का काम किया जाता है। रीयूज के तहत किसी वस्तु के बार बार उपयोग पर जोर दिया जाता है। रिसाइकल के तहत पुरानी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके नई वस्तु बनाई जाती है। और रिकवरी के तहत कचरे से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य तकनीक है लैंडफिल, जिसके तहत ऐसे अपशिष्टों का लैंडफिल में सुरक्षित निपटान किया जाता है। इन सब के अलावा कचरा निपटान की दिशा में हमें आधुनिक और नवाचारी उपायों की तरफ भी रुख करना होगा। इसके लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। इस तकनीक से सड़क बनाते वक्त 90% कोलतार में 10% दोबारा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक कचरा मिलाया जाता है। भारत 2000 की शुरुआत से ही सड़क बनाने की तकनीक में प्लास्टिक तार का प्रयोग कर रहा है। इस मामले में वह दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। हालांकि अब घाना और नीदरलैंड सहित और भी कई देश इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। आजकल कई देशों में प्लास्टिक कचरे से स्टाइलिश कपड़े बनाने का चलन भी खबरों में देखा गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा सरकार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के कारगर कार्यान्वयन के लिए
जागरूकता पैदा करने वाले ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि इस दिशा में अभी 2 महीने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से संबंधित जागरूकता अभियान 2021 आयोजित किया गया है। साथ ही इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 का भी आयोजन किया गया है। यह प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप के छात्रों के लिए शुरू किया गया। इसका मकसद एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के विकास और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े डिजिटल समाधानों में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए देश में कानून लाने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। प्लास्टिक कचरा भविष्य के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बन रहा है। इस कथन के आलोक में बताइए कि प्लास्टिक कचरे से निपटने की दिशा में क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। इस दिशा में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।